Hello everyone, how are you all? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट 360। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं जे.एंड.के पुलिस में अभी एसआई की कुछ वैकेंसीज आई है और उसमें जो सिलेबस है उसका एक पोर्शन है इंडियन पॉलिटी। वेल आई थॉट कि मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगा इसमें इंडियन पॉलिटी में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल जंप टू आवर टॉपिक। First of all, let me tell you, I'm not going to dug deep inside the history of British India, I would like to say. Okay, we will start it from the very basic, from the making of constitution, from the important portion. Okay, we will skip the historical background because that will be taught in history by your history teachers. Otherwise, the series will go long. These are my personal notes. You can take help of these in exams. I will share them on my Telegram channel with the name Student 360. You can search it, and I will provide the link of that in the description. Well, जैसे कि आप जानते हैं, जो इंडिया है वो एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। व्हाट कॉलोनी मीन, कॉलोनी में एक जो बड़ी स्टेट होती है वो कंट्रोल करती है एक स्मॉल, ये चाहे वो छोटी हो चाहे वो वीक हो, कोई भी स्टेट को वो कंट्रोल करती है बाय पॉलिटिकल एंड लीगल वेज, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। जो उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहला यहाँ पे कीवर्ड है। व्हाट डज इट मीन? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स लॉ ऑफ द लैंड, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। जैसा कि हम देखते हैं कोई मेन बुक होती है तो उससे फिर डेरिवेटिव्स निकलते हैं, चाहे जैसा कि आप रिलीजियस बुक्स की आप एग्जांपल देते हैं, कोई मेन बुक होती है तो उसके फिर डेरिवेटिव्स होते हैं। सेम इज द केस, कॉन्स्टिट्यूशन है मेन बुक ऑफ इंडिया, मेन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो उसके बाद से इसके डेरिवेटिव्स निकलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट है एंड ऑल अदर एक्ट्स जो भी सारे हैं, तो वो इसके बाद से निकलते हैं। पंचायती राज एक्ट, उस उनको बनाया जाता है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉन्स्टिट्यूशन, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस थिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की, अब जब इंडिया ब्रिटिश के कॉलोनी थी तो विच मीन्स इनको कुछ राइट्स नहीं थे, इनको मतलब इनको बहुत ज़्यादा तंगी थी, इनको बहुत ज़्यादा सख्ती थी। सो उसी ज़मन में रिवोल्ट्स हो गए और 1934 में जो एम एन रॉय है उन्होंने एक डिमांड रखी थी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी 1934 में। फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये पता चला तो 1935 में उन्होंने भी एक फॉर्मली एक ऑफिशियली डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड उन्होंने रखी थी। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक असेंबली होती है, जैसा कि हम अभी देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हमारे पास, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो होती है जिन्होंने, जब वो असेंबली जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ये अब नहीं बनती है, ये उसी टाइम बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है। ओके, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट होनी चाहिए, नॉमिनेट नहीं, इलेक्ट। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज नॉमिनेशन एंड अदर वन इज इलेक्शन। इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं और नॉमिनेट में नॉमिनेट होते हैं, उसमें कोई फॉर्मल इलेक्शंस नहीं होते हैं। ओके, तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने बोला था कि विद द हेल्प ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 प्लस के जो लोग हैं उनको वोट का जो राइट मिलना चाहिए, तो वही चूज करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस डिमांड was accepted firstly in 1940। तो 1940 अगस्त ऑफर में इसकी एक्सेप्टेंस हुई थी, बट वो ज़्यादा फॉर्मल नहीं थी। तो टू मेक इट वेरी फॉर्मल, सर स्टेफर्ड क्रिप्स आ गए हैं, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन लाया यहाँ पे 1942 को, बताया कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड आफ्टर इट्स एंड, हम आपको हम आपको राइट देते, हम उसके बाद से आपको अलाउ करेंगे कि आप अपने हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं।
बट पहले ही इसको इस चीज़ को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, बिकॉज आप देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग है उसकी जो डिमांड थी वो ऑलरेडी आ गई थी मार्केट में। जो मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी कि सेपरेट, टू सेपरेट स्टेट्स बननी चाहिए, वन इंडिया एंड अनदर पाकिस्तान। इसको रिजेक्ट करा था क्रिप्स मिशन में 1942 में। बट गांधी जी ने भी इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसको इसी को क्रिप्स मिशन को ही बोलते हैं हम, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैम्बलिंग बैंक। बिकॉज जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद 19 वर्ल्ड वार सेकंड की आड़ में फंसे थे। सो उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होना तो तय था वहाँ पे। अब वो क्या किसी को ज़मानत देते, अब वो क्या किसी की हेल्प, किसी को हेल्प करने की या किसी को कुछ चीज़ देने की ज़मानत देते आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, व्हेन दे वर ऑलमोस्ट बाउंड एंड। क्योंकि वार थी और वार में पता नहीं होता है कौन बच जाएगा और कौन हारेगा। इसीलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैम्बलिंग बैंक कहते हैं। ये अगस्टा ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए आ गई थी 1942 की क्रिप्स मिशन। तो इसी के फौरन बाद ही गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करी इंडिया में। फिर 1946 में क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है यहाँ पे। कैबिनेट मिशन प्लान अंडर लीडरशिप ऑफ सर पैथिक लॉरेंस, जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और उसके जो अदर मेंबर्स थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ओके, तो ये तीनों बंदे आ गए थे यहाँ पे। इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान लाया और कैबिनेट मिशन प्लान में ही एक्सेप्टेंस मिली थी फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्योंकि इसने भी जो मुस्लिम लीग का जो कॉन्सेप्ट था, जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज, इस इन्होंने भी उस चीज़ को रिजेक्ट करा। बट कहीं न कहीं जो मुस्लिम लीग के बंदे थे वो इसे थोड़े से सैटिस्फाई हो गए थे, क्योंकि उनको बोला था आपको एडिशनल वेटेज दी जाएगी। उसके बाद से जो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूट हो गई 1946 में, नवंबर में 1946। ओके, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही वो बनी थी। तो उसमें क्या बताया गया था कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो रहनी चाहिए 389। आउट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज जो 290 सीट्स थे, 296 सीट्स जो थे दे वर अलॉटेड ब्रिटिश इंडिया। और जो ब्रिटिश इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, दैट्स नॉट ओनली इंडिया, इट वाज इंडिया, इट वाज पाकिस्तान, इट वाज बांग्लादेश आल्सो। उस सारे को हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। ओके, तो 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को मिली थी। अच्छा, तो 93 प्रिंसली स्टेट्स, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जिस पे प्रिंस रूल करता था, तो वो 93 सीट्स उनको मिली थी। जो 296 सीट्स मिली थी इंडिया को, उसमें से 292 विल बी इलेक्टेड फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। और जो 4 सीट्स थी वो इलेक्ट होनी थी फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ओके, वन फ्रॉम ईच, 4 थे तो 4 कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, तो एक में से एक इलेक्ट करना। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर किसी कम्युनिटी के, क्योंकि जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ यहाँ पे थी, वो थी मुस्लिम्स थी, सिख्स थे, नंबर 2 एंड नंबर 3 जो जनरल, उसमें एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स ऑल अदर्स थे। ओके, तो उनको विद प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीट्स दी गई, अप्रॉक्सीमेटली 1 सीट टू एवरी 10 लाख पीपल। तो उसके बाद से क्या होता है, जो ईच कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब सिख्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको चूज़ करेंगे अपने ही लोग। उनको जो सिख्स है, जो मुस्लिम्स है, उनको चूज़ करेंगे अपने ही लोग। तो उसी हिसाब से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो इलेक्शन था, अपनी कम्युनिटीज़ को, अपनी कम्युनिटीज़ के लीडर्स को चूज़ करना था फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो जो वोटिंग थी वो किस बेसिस पे थी, वो थी जिस तरह आज नहीं कि आपके पास एक वोट है, आपको वो एक ही वोट देना है, चाहे आप किसी भी पार्टी को देते, चाहे आप कांग्रेस को देते हो, चाहे आप बीजेपी को देखते हो, बिकॉज यू आर ओनली वन वोट। लेकिन उस टाइम पे कुछ सीन दूसरा था। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मीन्स। यहाँ पे दो पार्टीज है, सपोज वी हैव बीजेपी, वी हैव
इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वी हैव CPI। तीन पार्टीज हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास चार बंदे हैं। यहाँ एज्यूम करते हैं हमारे पास तीन ही बंदे हैं, A, B और C। ए ने पहली प्रेफरेंस पे चूज़ करा है बीजेपी को, दूसरी प्रेफरेंस पे उन्होंने चूज़ करा है कांग्रेस को, और CPI को तीसरी प्रेफरेंस पे। जो बी है 1, 2 और 3। जो बी है हमारे बी, उन्होंने पहली प्रेफरेंस पे चूज़ करा है INC को, दूसरी प्रेफरेंस पे बीजेपी को, और तीसरी प्रेफरेंस पे उन्होंने चूज़ करा है CPI को। जो सी है हमारे, उन्होंने पहली प्रेफरेंस पे CPI को चूज़ करा था, दूसरी प्रेफरेंस पे उन्होंने कांग्रेस को, और तीसरी प्रेफरेंस पे इन्होंने बीजेपी को चूज़ करा था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मींस आपके पास ये है, अगर हम ए का देखेंगे तो इसने पहली जो प्रेफरेंस रखी थी बीजेपी रखी थी, बट इनकी जो बीजेपी है वो हार जाती है क्योंकि उसके पास 1, 2 और 3 तीन प्रेफरेंसेस आते हैं। इनके पास देखिए 1, 2, 3 ना, CPI हार जाती है वहाँ पे क्योंकि इसके पास प्रेफरेंसेस जो है वो ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पहले नंबर पे, ये यहाँ पे है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 2, 1, 2। सो जो वोट है इसने बीजेपी को डाला था, वोट ज़ाया ना हो इसीलिए इन्होंने दूसरी प्रेफरेंस पे कांग्रेस को रखा था, तो इसका जो वोट है वो वैलिड करार दिया गया। तो यहाँ पे जो विनर है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस इज द स्कीम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो प्रिंसली स्टेट्स है, यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी उनको इलेक्ट करा गया, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको नॉमिनेट करा गया। ओके, जो कुछ सीट्स थी वो इलेक्ट हो गई, उसमें इलेक्शंस हो गए क्लियर हिसाब से। तो कुछ सीट्स ऐसी थी जिनमें नॉमिनेट हो गई थी, जैसा कि हमने प्रिंसली स्टेट्स पे देखा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। ओके, उसके बाद जो इसके मेंबर्स थे वो दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन है वो जुलाई एंड अगस्त 1946 में होता है। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती है, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको 15 सीट्स मिली। ओके, जो 93 सीट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स उनको फिल नहीं करा गया था बिकॉज वांटेड टू रिमेन आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसीलिए उन्होंने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करी। इसीलिए उनको फिल नहीं करा। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑल्दो आपने देखा है इसको डायरेक्टली लोगों ने चूज़ नहीं करा था बाय वे ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, बट सटल इसमें हर किसी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, सिख्स हो, पारसीज हो, एंग्लो इंडियंस हो, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इंक्लूडिंग ऑल वुमेन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो सारे इसमें थे। सारी बड़ी हस्तियां जो थी, जो उस टाइम काम में लगे थे फॉर द लिबरेशन, फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, वो बहुत सारे इसमें आगे थे, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थे, ऑलमोस्ट सभी पर्सनैलिटीज़ इसमें शामिल थे जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी, दिस वर द टू पर्सन्स, दिस एन important क्वेश्चन, रिमेंबर इट, दिस वर द टू पर्सन्स who didn't get involved in the constituent assembly। उसके बाद से वर्किंग ऑफ constituent assembly, जो फर्स्ट मीटिंग है वो 1946 में होती है। मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट करा था। सिर्फ इसको 211 मेंबर्स ने अटेंड करा था। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट रखे गए थे कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद से फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 11 ऑफ December 1946 इसको चूज करते, इसको इलेक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। एंड HC मुखर्जी ऑन 11 ऑफ December 1946 ऑन द सेम डेट ही वाज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So after that we have Sir B.N. Rao,
who was appointed as the constitutional advisor to assembly. उसके बाद से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? इट मीन्स दैट जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था. इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर. इट रीड्स एज, इसमें क्या लिखा था कि इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरियन रिपब्लिक टू ड्रा कॉन्स्टिट्यूशन. और लिखा था कि जो इंडियन स्टेट्स हैं दैट विल इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ ऑल द ब्रिटिश स्टेट्स. जो इसमें है अभी या और भी कोई आना चाहेगी तो इट विल बी अ यूनियन ऑफ दैट. तो इस रेजोल्यूशन को अनैनिमसली अडॉप्ट करा था ऑन 22 जनवरी 1947 में इसको अडॉप्ट करा था. एंड इसकी जो मॉडिफाइड वर्जन है दैट इज़ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसकी मॉडिफाइड वर्जन है. ओके, तो जो प्रेम्बल है आई विल शो यू हियर. This is the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन. जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो फिर प्रियम्बल की जो बेस बनी वो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी. ओके, फिर गवर्नमेंट ऑफ सॉरी इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आ गया 20 ऑफ फेब में, क्योंकि इससे पहले 22 ऑफ जैन 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था. तो उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 20 फेब को. तो उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से बाहर थी तो वो स्लोली दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. ऑन 28 ऑफ अप्रैल 1947 6 स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे ज्वाइनड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. 3 जून ऑफ 1947 जो माउंट बैटन प्लान था उसने पार्टीशन ऑफ द कंट्री को एक्सेप्ट करा था 1947 में. तो फिर इसके बाद से पार्टीशन होता है इंडिया का इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया. ओके, तो इस एक्ट ने कौन कौन सी चेंज लाई थी? दिस एक्ट मेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नाउ फुली सॉवरियन. इससे पहले ये फुली सॉवरियन नहीं थी. सॉवरियन मीन्स सुपीरियोरिटी. सॉवरियन मीन्स टू डील विद एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स जो थे वो सारे अब ये खुद से डील कर सकती थी. तो अभी जब ये सॉवरियन बन गई तो उसके बाद जो असेंबली है इसको दो सेपरेट फंक्शंस थी. वन वाज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड अनदर वाज मेकिंग ऑफ लॉज एंड एक्टिंग ऑफ लॉज फॉर इंडिया. एक तो इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्यों बनी थी? क्योंकि एक इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था सिर्फ. बट फिर ये पहला पार्लियामेंट भी बनता है क्योंकि ये लॉज एनेक्ट करता है. क्यों लॉज कौन एनेक्ट करता है? पार्लियामेंट. दैट इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे वो सेपरेट डेज पे इसकी मीटिंग्स बैठती थी. सेपरेट डेज पे इसको डिस्कस करा जाता था. एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन तो दूसरे दिन लेजिस्लेटिव बॉडी बैठती थी कुछ लॉज एनेक्ट करने के लिए. जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जो उसका जो चेयरमैन था इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसको चेयर करता था, उसका जो चेयरमैन था वो इट वाज जीवी मावलानकर. ओके, जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया कुछ मुस्लिम स्टेट्स थी उन्होंने इंडिया ज्वाइन करा, कुछ मुस्लिम स्टेट्स ने पाकिस्तान ज्वाइन करा. तो फाइनली जो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी डेफिनेटली इट वाज गोइंग टू चेंज फ्रॉम द कैबिनेट मिशन प्लान. इट वाज 389 इन द बिगिनिंग. तो अब ये रहता है 299 आफ्टर मुस्लिम लीग विड्रू. इट रिमेनेड 299. जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो 393. और जो अब जो विड्रा हो गया तो 70 रही. इंडियन प्रोविंसेस 296 थे, अब 229 रहते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अदर फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने परफॉर्म करे वो कौन से थे? इन्होंने अप्रूव करा था इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ नेशंस. ओके, इन मई 1949. उसके बाद से adopted national flag on 22nd July 1947. उसके बाद नेशनल फ्लैग एंथम ये 24 जन 1950 में अडॉप्ट करते हैं. जन गण मन दैट इज द नेशनल एंथम. नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम.
तो उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 24 जन 1950 में नेशनल सॉन्ग यहाँ पे अडॉप्ट हो गया। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसको इलेक्ट करते हैं एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 24 जन 1950। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशंस हुए थे 2 साल में। 2 साल 11 महीने और 18 दिन ये चली। तो 11 सेशंस टोटल हुए थे। जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 64 लाख। जो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, इट इज़ हाउएवर कंसिडर्ड एज 24 जन 1950। बट इसके बाद से ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड नहीं होती है, क्योंकि ये एक फिर प्रोविंशियल पार्लियामेंट बनता है टिल यहाँ पे इलेक्शंस हो गए, टिल यहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाया गया, टिल तब तक तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही काम करती थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दे अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो बहुत सारी थी, लेकिन ये जो 8 यहाँ पे मेंशन करे हैं दे वर इम्पोर्टेंट। आप इनके नाम खुद देख लीजिएगा। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन, और ये जो यहाँ पे साइड में लिखे हैं दे वर देयर चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। ओके, ये आप खुद देख लीजिएगा। I will share the notes on Telegram. The link will be in the description box. Okay. तो उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, आपने देखा बहुत सारी कमेटीज बनी थी और उसमें एक कमेटी बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इट वाज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको हेड करा था। और इट वाज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947। इसका जो काम था, इट वाज टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो मेंबर्स थे वो ये है। जो पहला ड्राफ्ट है इन्होंने वो जब प्रिपेयर करा तो 9 फरवरी 1948 में उन्होंने वो प्रिपेयर करा। 8 मंथ्स दिए इन्होंने लोगों को डिस्कस करने के लिए, ताकि वो इसमें देखे कि इसमें लूप होल्स क्या है, इसमें कौन सी कमियां रह गई है, ताकि वो डिस्कस करे टाइम टू टाइम। सेकंड ड्राफ्ट जो है इन्होंने प्रिपेयर करी अक्टूबर 1948 में। तो जो इनको ड्राफ्टिंग के लिए टाइम लगा ना, वो इट वाज 6 मंथ्स इन्होंने लिए, बट ये ओनली 141 डेज के लिए वहाँ पे बैठे। ओके। जो एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करी थी 4 नवंबर 1948 में, उसको पेश किया गया। 5 डे डिस्कशन होने के बाद 5 इसको रीड करा। फर्स्ट रीडिंग ऑन 4 नवंबर 1948। 5 दिन इसको रीड करा गया। 5 डे डिस्कशन हुआ इसमें, इस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। फिर 15 नवंबर 1948 में इसको क्लास टू क्लास पढ़ा गया। एंड सेकंड रीडिंग थी ये। तो इस सेकंड रीडिंग में 7653 अमेंडमेंट इसको प्रपोज करे गए थे। 2473 actually were discussed, amendments were discussed in the assembly। तो उसके बाद से थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट होती है 14 नवंबर बाई बी आर अम्बेडकर। जब थर्ड रीडिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बी आर अम्बेडकर साहब जो है मूड ए मोशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड 14 नवंबर को। लेकिन जो मोशन है 26 नवंबर 1949 में वो एक्चुअली पास करी थी। और इस पे जो साइंस थे वो 284 थे आउट ऑफ 299 पीपल, अदर्स वेर एब्सेंट। ओके। 26 नवंबर 1949 में है जो डेट मेंशन है प्रेम्बल में, डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 है मेंशन डेट प्रेम्बल में। ओके। जो यहाँ पे डेट है वही प्रीएम्बल में भी मेंशन है। इसमें इट कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड अ प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है वो एनेक्ट हुआ था आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड। उसके बाद से प्रीएम्बल एनेक्ट हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मॉडर्न मनु बोलते हैं बी आर अम्बेडकर को। अब जो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, some provisions came into force on 26 November 1949, like that of citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions and short title। ये सारे जो आर्टिकल्स थे ये 26 नवंबर 1949 में ही ये काम पे लगे, एनफोर्स हुए।
लेकिन जो मेजर पार्ट इसका था दैट was enforced on that came into force on 26th of November 1950, which is the date of its commencement, जिसको हम आज रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ये डेट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इन्होंने इस को 26th ऑफ जैन में ही इसका जो मेजर पार्ट है उसको एनफोर्स करा। इट हैज़ अ लॉन्ग बैक हिस्ट्री। इन 1929 जब लाहौर सेशन था, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन था, तो उसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया और 26 जनवरी को ये तभी से मनाने लगे। तो इन दोनों चीज़ों को मिंगल करने के लिए उसी की याद में इन्होंने जो इसका दिन है रिपब्लिक डे जिसको हम बोलते हैं, वो भी 26 ऑफ जैन को ही रखा। दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट। और एक बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना, जब ये कॉमेंस हो गया, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, विद ऑल इट्स एनेक्टमेंट्स अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट, इस सारे को ख़त्म किया गया, इस सारे को रिपील करा गया। द एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, इसको कंटिन्यू करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के द्वारा। रिपील क्या होता है? रिपील अमेंडमेंट ये कुछ टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, इसको समझिए ज़रा। रिपील होता है जब हम किसी चीज़ को ऑन द होल बाय लेजिस्लेटिव एक्ट उसको ख़त्म करते हैं, उसको निकालते हैं, जैसा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में हो गया। अमेंडमेंट होता है कि अगर हम कुछ चेंजेस लाए, वेदर इट बी फुल स्टॉप, वेदर इट बी कॉमा, अगर ऐसी भी चेंजेस हम लाते हैं टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ, लीविंग ए पोर्शन ऑफ इट इन द सेटल इन ओरिजिनल स्टैंडिंग, जो इसका पोर्शन है, कुछ पोर्शन है वो खड़ा रहना चाहिए, कुछ चेंजेस इसमें आनी चाहिए, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे और एक टर्म मैंने डिफाइन करी है, दैट इज डोमिनियन। व्हेन यू हैव पॉलिटिकल एंड लीगल फ्रीडम बट हेड ऑफ द स्टेट इज किंग और इट्स क्वीन, तो तब हम उस स्टेट को बोलते हैं, उस पॉलिटिकल यूनिट को हम डोमिनियन बोलते हैं। तो क्रिटिसिज्म इज ड्यू, क्रिटिसिज्म भी होना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो बहुत सारे लोगों ने बताया क्रिटिसिज्म इज़ जेन्युइन, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इट्स एन इफेक्टिव पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनको भी क्रिटिसिज्म वहीं से स्टार्ट हो गया, इनको भी क्रिटिसिज्म मिलने लगा। इसको लोग कहने लगे इट्स नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए हैं, नॉट ए सोवरियन बॉडी, ये एक सोवरियन भी नहीं है, हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जब बनाया तो ये ब्रिटिशर्स की ही एक बॉडी है। तो आदि ये कहने लगे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसा कि यूएस में हमने देखा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 4 महीने उसमें लगे। बट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देखिए जो स्टार्ट कहाँ से हो गया, 1946 से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी स्टार्ट हो गई, अब एंड होती है 1950 में। डोमिनेशन है, एक लॉयर डोमिनेशन है, इसमें ज़्यादातर जो है वो वकील हजरात हैं, वो लॉयर डोमिनेशन है। और जो बहुत सारों का ये भी कहना था कि इट इज़ डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, इसमें जो ज़्यादा है वो हिंदूज़ है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स मेकिंग ऑफ इट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डू आस्क मी पर्सनली ऑन फेसबुक एज स्टूडेंट 360, वी आर देयर, यूट्यूब पे भी है हम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है, आपको ये जो हमारी कोशिश है आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज़, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ फीडबैक तो आप ज़रूर ही देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, दिस वाज एंड ऑफ इट। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।